नमस्कार। आज की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न मेथड्स। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देयर आर मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल लाइक असेसमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, behaviorally anchored rating scales appraisal through MBO, 360-degree appraisal. So let's discuss all these methods in detail. द फर्स्ट मेथड इज़ असेसमेंट सेंटर। सबसे पहले ये मेथड यूएसए और यूके में 1943 के अंदर डेवलप हुआ था, लेकिन आज की डेट में हमारी डेट में भी बहुत ज़्यादा, हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लाइक बहुत सारी नामी कंपनीज लाइक क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आयशर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इन दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ इवेलुएटेड बाय नंबर ऑफ रेटर्स। बहुत सारे रेटर्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। वो टेक्निक्स बास्केट मेथड हो सकती है, रोल प्लेइंग हो सकती है, केस स्टडी मेथड, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, यानी बहुत सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है इन असेसमेंट सेंटर टेक्निक। और जो रेटर्स होते हैं वो हर एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रेट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। इस असेसमेंट सेंटर्स का जो बेसिक एम होता है वो होता है पोटेंशियल डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को। सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ताकि वो अपनी प्रतिभा का, अपने स्किल्स का, पोटेंशियल का प्रदर्शन कर सके। इस टेक्निक का मतलब होता है, उद्देश्य होता है कि जो सेकंड लेवल मैनेजर्स होते हैं और जो हायर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको और डेवलप करना। इसके साथ साथ इसके अंदर सेल्फ अप्रेजल और पीयर इवैल्यूएशन का भी यूज़ किया जाता है फॉर द फाइनल रेटिंग। इस मेथड को जो इस्तेमाल किया जाता है जनरली इंटरपर्सनल स्किल्स को मेजर करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को मेजर करने के लिए, मेंटल अलर्टनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, इन सब क्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। इस मेथड के अंदर मॉनेटरी वैल्यू अटैच की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स गुडविल के साथ। यानी कि अगर टीम वर्क और हाई मोरल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और अगर कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में विश्वास नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू घट जाएगी। यानी वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट्स इंक्रीजेस इफ़ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइस वर्सा। तो यानी जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेशन का क्या लेवल है एम्प्लॉयज़ के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इन सबको इवैल्यूएट करना पड़ता है बहुत लंबे समय के लिए फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग। क्योंकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है इज जज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट मेथड है बार्स। बार्स की फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। इसके अंदर रेटिंग स्केल मेथड और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इस मेथड को एम्प्लॉय करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई क्रिटिकल इंसिडेंट्स, यानी जो लोग होते हैं जिनको इन डेप्थ नॉलेज होती है जॉब की, इन डेप्थ नॉलेज किन लोगों को होती है, तो जॉब होल्डर्स को या सुपरवाइजर्स को, वो डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स को, ताकि लेस इफ़ेक्टिव बिहेवियर और मोर इफ़ेक्टिव बिहेवियर को रिलेट किया जा सके जॉब परफॉर्मेंस के साथ। यानी आई रिपीट, पर्सन्स हु नो द जॉब बीन अप्रेज्ड आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस, यानी कि क्रिटिकल इंसिडेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, वी सिलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशंस, यानी जिन व्यक्तियों को जॉब नॉलेज होती है वो कुछ परफॉर्मेंस डायमेंशन को सिलेक्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, जॉब रिलेटेड नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, रिलेशंस विद द सुपीरियर्स, कस्टमर्स, मीटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। ये जो परफॉर्मेंस डायमेंशंस होती हैं दे में वैरी फ्रॉम 5 to 10। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, वी रीट्रांसलेट द इंसिडेंट्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है कि इन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रीएलोकेट कर दे। उसके बाद उनको जॉब डायमेंशंस, क्लस्टर डायमेंशंस और क्रिटिकल इंसिडेंट्स
की डेफिनेशंस दी जाती हैं और उनको बोला जाता है कि इनको रीडिज़ाइन किया जाए ईच क्रिटिकल इंसिडेंट के साथ। तो इसके अंदर जो सब्जेक्टिव इंसिडेंट्स होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगला होता है हमारा असाइनिंग स्केल्स टू द इंसिडेंट्स। जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं उनको बोला जाता है कि वो एक स्केल डेवलप करें फ्रॉम 7 to 9 डिस्क्राइबिंग द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड लेस इफ़ेक्टिव जॉब बिहेवियर। लास्ट होता है हमारा डेवलप फाइनल इंस्ट्रूमेंट। इस चीज़ के अंदर जो सिलेक्टेड परफॉर्मेंस डायमेंशंस होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियर एंकर्स के रूप में। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंकर्ड बाय द फाइनल इंसिडेंट्स। और हर एक जो इंसिडेंट होता है उसको स्केल पे पोजीशन किया जाता है बाय इट्स मीन वैल्यू। तो इसका फ़ायदा क्या होता है बास का कि जिनको जानकारी होती है जॉब के रिक्वायरमेंट के बारे में वो बास को डेवलप कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। और जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं स्केल के साथ वो क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। इसके साथ साथ एक कंसिस्टेंट और रिलायबल है क्योंकि डिफरेंट जो रेटर्स होते हैं सेम व्यक्ति को प्रेज़ कर रहे हैं तो एक बायसनेस नहीं होती है इस मेथड के अंदर। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है तो हर जगह इसका इस्तेमाल करना सूटेबल भी नहीं होता, स्पेशली जहाँ पर जो बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत दे आर यूज्ड एज मोर एक्टिवली ओरिएंटेड देन रिजल्ट्स ओरिएंटेड, तो वहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Next important method of performance appraisal is management by objective. This concept was given by Peter F. Drucker in 1954 when his work The Practice of Management was first published. इस concept के हिसाब से जो contribution होता है एम्प्लॉयज़ का इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। एक ये ऐसी म्यूचुअल सेटिंग ऑफ गोल्स है जिसके अंदर इंडिविजुअल यानी कि जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करते हैं और उनका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलकर तय करते हैं कि व्हाट इज़ अ मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और इन मेजर्स को एज अ गाइड के रूप में यूज़ करते हैं फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस मेथड को। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है यानी जो गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और जो सुपीरियर्स हैं वो मिलकर डिपार्टमेंट के गोल सेट करते हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उस सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर डिपार्टमेंट के गोल्स को डिस्कस करते हैं, उनको सेट करते हैं और इंडिविजुअल गोल्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने खुद सेट करते हैं। यानी हर एक एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन अटेनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल्स वो पहले से ही तय कर दिया जाता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टारगेट सेट करते हैं। इसके बाद जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उसके साथ। उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। इसके अंदर डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं वो पीरियडिकल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग करते हैं सबऑर्डिनेट के साथ ताकि डिस्कस किया जा सके सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को और उन्होंने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स। तो इससे क्या होता है एक सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, एग्रीमेंट का लेवल बढ़ जाता है, कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इसके अंदर, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को अपने गोल्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में मालूम है जिससे उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। तो एक इनबिल्ट डिवाइस की तरह सेल्फ अप्रेजल का भी ये काम करता है।
नेक्स्ट मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऐसी टेक्निक जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसको नंबर ऑफ रेटर्स से अप्रेजल मिलता है, यानी द टेक्निक ऑफ अप्रेजल बाय मल्टीपल रेटर्स इज़ नॉन एज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इवैल्यूएशन उनके इमीडिएट सीनियर, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट, कंसल्टेंट, कस्टमर्स और खुद द्वारा की जाती है, यानी कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के बारे में। इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके साथ साथ ये जो टेक्निक होती है ये सेल्फ डेवलपमेंट फैसिलिटेट करती है एम्प्लॉयज़ के अंदर। एक फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है एम्प्लॉय और उसके कस्टमर्स के बीच में। इसके साथ साथ हम इस मेथड के माध्यम से इंटरपर्सनल स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स को आइडेंटिफाई और मेजर कर सकते हैं। तो ये मेथड ओवरऑल एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।